दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र तो लोगों के आश्रय चलता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता कानून के आश्रय चलती है। जब लोकतंत्र का जिक्र होता है तो नेता लोगों को खोजते हैं, उनके बीच अपनी पहचान, अपने कद, अपनी विचारधारा और अपनी सोच को उन लोगों के साथ रखते हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाते हैं। और राजनीतिक सत्ता पाने के बाद संविधान की शपथ लेते ही कानून का जिक्र शुरू हो जाता है। और महाराष्ट्र की सियासत मौजूदा वक्त में इसी लोकतंत्र और उसी राजनीतिक सत्ता के बीच जाकर फंस चुकी है, जहां पर शिवसेना को आने वाले 15 दिनों में अपने अनुकूल महाराष्ट्र की हवा को बना देना है। और इन्हीं 15 दिनों में कानूनी तौर पर बागी गुट पुख्ता तरीके से गुवाहाटी में बैठकर या वापस मुंबई लौटकर अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने में लग जाए, जिससे राजनीतिक सत्ता उसकी हथेली पर नाचने लगे। कुछ इसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने समूची महाराष्ट्र की राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगली सुनवाई 12 तारीख को है, 12 जुलाई। जी, इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी है और इसी छुट्टी पर महाराष्ट्र सरकार को भी उसने भेज दिया है, क्योंकि कोई भी निर्णय इस दौर में नया नहीं लिया जा सकता है। ना डिप्टी स्पीकर ले सकते हैं, ना विधानसभा लेगी, ना राज्यपाल लेंगे, ना ही फ्लोर टेस्ट होगा और ना ही शिवसैनिक सड़क पर उतरकर किसी भी तरीके से हमला उन विधायकों के घरों पर कर सकते हैं, जो बीते 72 घंटे में नजर आ रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 5:30 बजे तक का जो वक्त दिया है, उस समय तक हर कोई साइलेंट मोड में है। और साइलेंट मोड का मतलब यह है कि सबको नोटिस का जवाब देना है। लेकिन राजनीति यह नहीं चाहती है। राजनीति पब्लिक रैली करेगी, राजनीति परसेप्शन को बदलने के लिए लोगों के बीच जाएगी। राजनीति अपने वोटरों के आश्रय और महाराष्ट्र में लोकतंत्र का जिक्र करते हुए केंद्र पर निशाना साधेगी। राजनीति बागियों को बिकने के आरोप के दायरे में खड़ा करके कई तरीके से नई नई राजनीतिक जमीन को भी बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नोटिस जारी किए। केंद्र से पूछा, आप बताइए कानून क्या कहता है, खास तौर से संसद के मद्देनजर, संसदीय राजनीति के मद्देनजर। जो संसद में है वो विधानसभा के भीतर भी होता है क्या? उन्होंने राज्य सरकार को भी नोटिस दिया, विधानसभा को भी नोटिस दिया। आप भी जानकारी दीजिए, आप किस रूप में इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर यह नोटिस डिप्टी स्पीकर को भी भेजा गया और डिप्टी स्पीकर एक झटके में जिस रास्ते की तलाश में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कटघरे में यह कहकर खड़ा कर दिया कि जब आप उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो उन्हीं विधायकों ने जब आपको डिप्टी स्पीकर से हटने के लिए नोटिस भेजा, तब तक तो वो आपके सदस्य ही थे और आप खुद मान रहे हैं कि आप सदस्य थे। तो आप डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं जब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे? उस वक्त जब उन्होंने आपको हटाने का नोटिस भेजा था, तो उस हटाने के नोटिस पर आपने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा नोटिस तो आया था। उनके वकील ने कहा, बोले काम ऐसे नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं नोटिस आया था, लेकिन आप कह रहे हैं वेरीफाइड अकाउंट से वो नोटिस नहीं आया था। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। तो 12 जुलाई को डिप्टी स्पीकर को भी मौजूद रहना पड़ेगा, जो इस वक्त नैया पार लगाने के लिए उद्धव ठाकरे के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर थे। विधानसभा को भेजा गया, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी को भी नोटिस भेजा गया, महाराष्ट्र पुलिस को भी भेजा गया। सुरक्षा बंदोबस्त तो आपको करने होंगे, आपका दायित्व है ये, आपका काम है ये। शिवसैनिक अब हुड़दंग नहीं मचा सकते हैं उन एमएलएस के घर पर, जिस घर के भीतर से आवाज आ रही है कि हमें सुरक्षा का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह भी सवाल आया कि सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? इस पर दलील बागी गुट की तरफ से यह दी गई, जो शिवसेना को छोड़कर गए हैं, वह भी शिवसैनिक ही मान लीजिए। अभी उनकी तरफ से दलील दी गई कि जब जान का खतरा हो तो उस राज्य में और उस शहर में आप कैसे जाकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? चीजें तो स्थिति बिगड़ जाएगी। यानी ध्यान दीजिए, एक पूरा वक्त है कानूनी प्रक्रिया के भीतर सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को समझने के लिए नोटिस दे रहा है। नोटिस देने वालों के पास वक्त है कि वह नोटिस में देते वक्त का जवाब देते वक्त अब किन चीजों को कहते हैं। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वह निर्देश शिवसैनिकों को भी कटघरे में खड़ा करता है, पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करता है, या कहें महाराष्ट्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है। मैसेज दो बहुत साफ हैं। इस दौर में राज्यपाल किसी हरकत में नहीं आएंगे, यानी फ्लोर टेस्ट वो नहीं करा सकते हैं, जिसके लिए कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कल पहली बार कहा, जरूर राज्य के मुखिया पुलिस वाले जो हैं उनसे कहा सुरक्षा दीजिए, विधायकों के परिवारों को दीजिए। और केंद्र सरकार की एंट्री हुई थी यह कहकर हम सीआरपीएफ नियुक्त कर रहे हैं, उनको Y+ की सिक्योरिटी देकर। अब सवाल उसके आगे का आता है, जो 15 दिनों का वक्त है, क्या शिवसेना इस दौर में राज्य के परसेप्शन को अपने अनुकूल कर सकती है? और जो विधायक गुवाहाटी में है, जबकि अपने अपने क्षेत्र में उन्हें अब लौट आना चाहिए, तो इंतजार इस बात का भी है कि अब वो लौटेंगे तो शायद उन पर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, पूरा मामला सब जुडिश है। और कोई भी परिस्थिति में 12 तारीख को जब सुनवाई होगी, उससे पहले कोई विधायक अगर अपने मुंबई शहर में या महाराष्ट्र के जिस शहर से वो आता है, जहां का विधायक है, वहां जाकर अगर वो मुश्किल में पड़ जाता है तो वो अदालत का दरवाजा तुरंत खटखटा सकता है, ये कहते हुए कि हमारी जान को खतरा है और ये पूरा मानवाधिकार का मसला है। लेकिन बात इसके आगे की है, क्योंकि केंद्र कानूनी तौर पर एक चक्रव्यूह भी रच रहा है। उसके दायरे में अब संजय राउत आ गए हैं। संजय राउत चीफ स्पोक्सपर्सन, ईडी का उनके पास बुलावा आया है और ईडी ने उन्हें कल ही बुलाया है और कल ही संजय राउत ने अपनी रैली रखी है। अब उसके बाद यह है कि इस दौर में खास तौर पर जब परसेप्शन शिवसेना को बनाना है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आदित्य ठाकरे पहुंच जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और वहां जाकर मैसेज कन्वे करते हैं कि हम कितने ठीक हैं। शाम के वक्त उद्धव ठाकरे की मुंबई में ही एक रैली है, उसमें वह भी जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे, शिवसेना की परिस्थितियों को रखेंगे। संजय राउत की भी कल रैली है, और जो नेता बचा हुआ है मुंबई शहर में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है, वह अपने अपने इलाके में रैली करने निकल जाएंगे। कुछ सवाल फिर जहन में। 12 मंत्रियों की टीम शिवसेना की, उसमें से 9 मंत्री गुवाहाटी में बैठे हैं। 3 मंत्री जो बचते हैं उसमें से 2 मंत्री MLC हैं, एक आदित्य ठाकरे MLA हैं। जो बचे हुए हैं वो किस रूप में कहां रैली करेंगे, या वो सिर्फ इस तौर पर रैली करेंगे कि वो मंत्री हैं, यह भी एक सवाल है। अब तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या कानूनी तौर पर शिवसेना को अपने दायरे में लेने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही शुरू कर दी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया जो है वह इस रूप में उभर कर 12 तारीख के बाद आने लगेगा, जिसके संकेत आज मिले। क्योंकि जिस डिप्टी स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया 16 MLAs को, उस डिप्टी स्पीकर को ही डिस्क्वालीफाई उनके उस आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कर दिया कि आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप जज नहीं हैं। आप अपने ऊपर जो आरोप लगे आपको, उसको लेकर आप फैसला कैसे दे सकते हैं? यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है डिप्टी स्पीकर के साथ विधानसभा को नोटिस देना, शिवसेना के विधायक दल के नेता अजय चौधरी को नोटिस देना, महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस देना। केंद्र सरकार से तो संसदीय राजनीति के मद्देनजर क्या विधि विधान है, यह पूछा गया है। नोटिस के दायरे के भीतर में जब मामला सब जुडिश हो, तो फिर कोई नई हरकत नहीं हो सकती है, सिवाय इसके आप पॉलिटिकल रैली कर लीजिए, आप अपने गवर्नेंस को चलाइए। क्योंकि बीते 4-5 दिनों से या 6 दिनों से, हफ्ते भर से जो स्थितियां हैं वो बड़ी नाजुक हो चली हैं महाराष्ट्र के भीतर में। हर मंत्रालय में फाइल मोटी होती जा रही है, कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। 9 मंत्री गुवाहाटी में बैठे हैं, 3 मंत्री अपने तौर पर यहाँ हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। उन्होंने कल ही निर्णय किया कि किसी भी हालत में अब सबको हटा दिया जाए मंत्री पद से, क्योंकि काम हमें करना है। अब काम करना है तब जब वर्षा आप छोड़ चुके हैं और चले गए हैं मातोश्री में। वर्षा पहचान है कॉन्स्टिट्यूशनली घर की, जो सीएम हाउस होता है। मातोश्री पहचान है शिवसेना के नेता की, जो रिमोट पर सरकार को रखने की ताकत इससे पहले रखते चले आए हैं। तो क्या ये अंतर्द्वंद है शिवसेना के भीतर का? और दूसरी बात यह है कि अगर परसेप्शन को डेवलप इस रूप में शिवसेना को करना है अगले 15 दिनों में, तो यह परसेप्शन गवर्नेंस के तौर पर होगा या रैलियों के जरिए होगा? शिवसैनिकों के दूर अलग अलग
जगहों पर जो रैली निकल रही है, जो ताकत दिखाई जा रही है, वो ठाणे के इलाके तक भी। ठाणे में हालांकि एकनाथ शिंदे के पक्ष में भी उनके बेटे निकल कर आए, उनके भाई निकल कर आए, ताकत दिखाने नहीं, ये बताने आए कि देखिए हम भी शिव सैनिक हैं, लेकिन हम जुदा हैं शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। अब यहां पर एक दूसरा सवाल आया, पहली बार यह भी मामला अब उभर कर आ रहा है कि दरअसल जिस शिवसेना पर कब्जा करने की सोच एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में रख कर पाली, वह सोच मायने नहीं रख पाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि सवाल सिर्फ विधायकों का नहीं है, सवाल ऑर्गेनाइजेशन का है। उस ऑर्गेनाइजेशन में कब्जा किसका है? उस ऑर्गेनाइजेशन में कब्जा उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है, या जो ओरिजिनल शिवसेना थी उसकी वजह क्या है? अगर आप ध्यान दीजिए नेताओं के तरीके से, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुंबई में है, 11 नेता उसके बाद आते हैं, उसमें से सिर्फ एक नेता एकनाथ शिंदे उस 12 की टीम में थे, वह निकलकर विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं और वह निकल जाते हैं। उसके बाद आते हैं, यानी 11 उद्धव ठाकरे के साथ है नेता। उसके बाद सेकंड स्टेज में आता है उपनेता, इसके दायरे में 30 नेता आते हैं, इसमें से 27 जो हैं ये पूरे तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हैं। 3 जो उपनेता हैं उसमें गुलाब राव पाटिल, तानाजी सावंत और यशवंत यादव, यह तीनों गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। उसके बाद सचिव लेवल पर आते हैं। सचिव लेवल का कोई व्यक्ति गुवाहाटी नहीं गया है। इस सचिव के लेवल में आइएगा तो उद्धव के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर हैं, वह यहीं पर हैं। सांसद हैं विनायक राउत, वह भी यहीं पर हैं। मराठी अभिनेता भी इस सचिव के लेवल पे आते हैं, आदेश बांदेकर, वह भी यहीं, एक फहरिस्त है। इसके बाद आते हैं स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन में सिर्फ एक शख्स जो प्रताप सरनाइक है वो गुवाहाटी में बैठे हैं। इसके अलावे संजय राउत जो है वह तो मुख्य प्रवक्ता है, या फिर आप प्रियंका चतुर्वेदी को देखिएगा, या फिर बाकी प्रवक्ताओं को देखिएगा, सभी मुंबई में बैठे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। 18 सांसदों में से 2 सांसद गुवाहाटी में हैं, बाकी 16 यहां पर हैं। जो 2 वहां पर बैठे हैं उसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं, बैठे नहीं है, वो यहीं पर हैं, लेकिन चूंकि पिता ने किया है विरोध तो पिता के साथ है। दूसरी भावना गावली जो ईडी के दायरे में आई, 3 बार पूछताछ हो चली है, तो जाहिर है ये दबाव शिवसेना को यही परसेप्शन डेवलप करना है कि वो क्यों गुवाहाटी में बैठे हैं, उन्हें किस बात का डर है। और ईडी की ताकत का एहसास राहुल गांधी से पूछताछ हो, सोनिया से पूछताछ हो, बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं से पूछताछ हो, शरद पवार से पूछताछ हो, या इस दायरे के भीतर में नवाब मलिक को ले आया जाए या फिर अनिल देशमुख को ले आया जाए। जब बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जाता है तो डर निचले स्तर पर आ जाता है, और इसीलिए ईडी ने कल के लिए नोटिस भेजा है संजय राउत को, शिवसेना के भीतर ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि देखिए आप वहां रहेंगे तो आपकी पूछताछ शुरू हो जाएगी। और दिल्ली में एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, सत्येंद्र जैन की, वो आम आदमी पार्टी से आते हैं, तो ईडी क्या कर सकती है, ये मैसेज है। अब लेकिन सवाल है, जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे में आते हैं, जो अब शिवसेना मूव एकनाथ साल्वे के साथ क्यों नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ क्यों नहीं जा सकती है? युवा सेना, आदित्य ठाकरे अगुवाई करते हैं, उनके साथ जो खास तौर से वरुण सरदेसाई है, सूरज चौहान है, ये सब एक साथ खड़ी है पूरी की पूरी युवा सेना। अभी उसने विरोध नहीं शुरू किया है, कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। जब सत्ता पलटेगी या कानूनी तौर पर सत्ता पलटने का रास्ता बन जाएगा तब क्या होगा कोई नहीं जानता है। महिला अघाड़ी, उसमें से 18 पदाधिकारी में से सिर्फ एक भावना गावली है जो वहां चली गई है। जहां तक कि विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे है, वह भी नहीं गई है, वह भी मुंबई में ही है। उसके बाद आइए सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय कामगार सेना जो बनाई गई है, यह एयरपोर्ट पर, रेलवे पर, मेट्रो में, परिवहन विभाग में, बेस्ट में, ये पूरी यूनियन चलती है। ये पूरी यूनियन इस दौर में गुवाहाटी के साथ नहीं खड़ी है, मुंबई के साथ ही खड़ी है, और मुंबई में ही इसकी मौजूदगी है। इसके बाद एक उत्तर भारतीयों को और खासतौर से मराठी भाषी और भूमिपुत्रों के लिए जो एक यूनियन बनाई गई थी, इसमें बड़े सदस्य होते हैं, 10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। ये इसको कहते हैं स्थानीय लोकाधिकार समिति महासंघ। यह भी गुवाहाटी मूव नहीं की है, इसके भी सदस्य यहीं पर हैं और 2 सांसद इसकी अगुवाई करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर अगर मुंबई में मौजूद है और गुवाहाटी के साथ नहीं है, तो कोई यह सवाल खड़ा कर सकता है कि अभी ये सत्ता में है इसलिए साथ हैं, कल उनकी सत्ता हो जाएगी तो हो सकता है वो शिफ्ट हो जाए। अब यहां पर अगला सवाल है, सत्ता आपके पास कैसे आएगी? क्या आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी में विलय हो जाएगा? क्या वाकई आप बीजेपी में चले जाएंगे? क्या होगा? चूंकि 2/3 तो आपके पास ताकत है। इसमें एक सवाल ये आया कि दरअसल 2 पॉलिटिकल पार्टी को लेकर यह
बागी जो हैं लगातार सोच रहे हैं कि हम वहां जा सकते हैं। एमएनएस को लेकर एक धारा चल पड़ी है कि क्या राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी में ये सभी 39 विधायक जो हैं शिवसेना के, ये अगर शामिल हो जाएं तो राज ठाकरे के जरिए उद्धव ठाकरे को काउंटर करना भी आसान होगा, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को साथ लाना भी हो जाएगा। हिंदुत्व की बात को ठसक के साथ रखने की सोच जो शिवसेना की थी वह राज ठाकरे के जरिए उभार कर रख देंगे। एंटी मुस्लिम सोच जो बीजेपी अपने तौर पर लेकर चलती है लाउड स्पीकर के दौर में, और योगी आदित्यनाथ की लाउड स्पीकर और बुलडोजर को लेकर तारीफ करने की परिस्थिति में राज ठाकरे ने जब खुद को खड़ा कर दिया तो वह फिट पॉलिटिकल पार्टी है जहां 39 विधायक मर्ज कर जाएं और वह पॉलिटिकल पार्टी इस राजनीतिक सत्ता में आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे को पूरा महाराष्ट्र जानता है, उसके अपने सदस्य भी अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। तो यह एक झटके में बड़ी क्षत्रिय पार्टी जो चैलेंज कर सकती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, वह खड़ी हो जाएगी। इसमें अगर कोई टेक्निकल पेंच आता है, यहाँ तक की बात अगर माने तो 22 जून का वक्त था या अप्रैल का वक्त था, उस दौर में लगातार बातचीत एमएनएस के विलय की भी चल रही थी, जहाँ पर राज ठाकरे को बीजेपी मंच दे रही थी या मंच क्रिएट कर रही थी, यह भी बात आ सकती है। लेकिन एक और पॉलिटिकल पार्टी है, ये है प्रहार जनशक्ति पार्टी। इस प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 एमएलए हैं जो इस वक्त गुवाहाटी में है। उसके दोनों विदर्भ से आते हैं, विदर्भ के अमरावती से आते हैं, अमरावती की अचलपुर से जीतते हैं बच्चू बाबाराव कुड्डू। लेकिन वह अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जब मर्ज करेंगे तो वह एकनाथ शिंदे के अधीन काम नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे उनको उस पॉलिटिकल पार्टी में, उनको जो बच्चू बाबाराव कुड्डू हैं जो अचलपुर से जीते और उनके साथ राजकुमार दयाराम पटेल, यह मेलघाट से जीते, यह अमरावती की ही सीट है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी में आने पर एकनाथ शिंदे की क्या हैसियत होगी, यह भी सवाल है। और जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई हुई है प्रहार के नाम से, वह अपने तौर पर जब बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, अगर 39 शिवसेना के एमएलए उसमें शामिल हो जाते हैं जो बागी और विद्रोही कहे जा रहे हैं इस वक्त में, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी एक झटके में क्षत्रिय पार्टी पूरे महाराष्ट्र भर में छा जाएगी या नहीं छा जाएगी, यह भी सवाल है। क्योंकि प्रहार जनशक्ति पार्टी का मंत्र जो है वो हिंदुत्व के आश्रय नहीं चलता है, वह जनता से जुड़े मुद्दों के आश्रय अपने उसने टिकाया है। और ख़ासतौर से मेलघाट जो है वो बच्चों के कुपोषण की पहचान के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यह किसानों की भी बात करता है और मराठी मानुष या हिंदुत्व की बात उस रूप में नहीं करता है जैसी रूप में एमएनएस करता है, जैसे रूप में शिवसेना कर रही है या जिसकी जरूरत बीजेपी को है। तो यह 1-2-3 सवाल उलझ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक झटके में रुकी हुई है 12 जुलाई तक, और 12 जुलाई तक जब तक चीज़ें डेवलप नहीं होती है, उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन इन 39 विधायकों के सामने 2 या 3 ही है। पहला तो ये है वह संतुष्ट हो जाएं कि उनको कोई खतरा नहीं है मुंबई लौटने पर, जिसको लेकर अब चर्चा शुरू हो चली है। और केंद्र सरकार कह रही है कि हम सभी को सीआरपीएफ जब दे रहे हैं और राज्य पुलिस कह रही है कि हम भी सुरक्षा बंदोबस्त कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दे दिया है, जवाब भी देना है और राज्यपाल ने भी लेटर भेज दिया है, तो अब उनके परिवार को निशाना ना बनाया जाए, यह शिवसैनिकों को अंदरूनी तौर पर निर्देश भी है। आदेश मत कहिए, निर्देश है। निर्देश का मतलब ये होता है कि आप सोचिएगा, और सोचिएगा से मतलब जुड़ा हुआ है उस पॉलिटिकल परसेप्शन से। यह भी सोचिएगा कि अगर हम इस 10, 12, 15 दिनों में महाराष्ट्र के भीतर परसेप्शन अपने अनुकूल ना बना पाएं और जो छोड़कर गुवाहाटी चले गए उनके खिलाफ ना बना पाएं, तो हमारी कानूनी तौर पर हार हो जाएगी। क्योंकि कानूनी तौर पर हार अब नजर आने लगी है, क्योंकि जहां पर 39 विधायक, 2/3 से ज्यादा विधायक एक साथ लगातार बैठे हों और मामला अब सब जुडिश हो जाए, तो कमोवेश स्थिति यही रहेगी बनी हुई। अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, और जब फेरबदल होगा तो नई सत्ता और नई सरकार के गठन के साथ होगा। तो मूवमेंट्स क्या होंगे? मूवमेंट्स बागियों को चाहिए वह मुंबई लौटे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लौटे। इस बात का जिक्र बार बार होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं, जो 16 एमएलएस थे, जिसमें भारत गोगवले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, अब्दुल सत्तार, संदीपन गुमरे, संजय पांडुरंग शिरहट, अनिल बाबर, रमेश बोरनारे, संजय रामूलर, चिमनराव पाटिल, भरत गोबाले, बालाजी किनकर या बालाजी कल्याणकर,
इसके अलावा 2 महिलाएं भी थी, यामिनी जाधव, लताबाई सोनवणे, ये भी एमएलए हैं जो छोड़कर गुवाहाटी में पहुंची हुई है। लेकिन ध्यान दीजिए ये सारे लोग किस जगह से आते हैं? उन जगहों से आते हैं जहां पर सामने एनसीपी खड़ी थी। एनसीपी को हरा कर ये लोग पहुंचे हैं, मसलन परांडा, कोरेगांव, मेहकर, पैठन, खानपुर, सिलौड़, औरंगाबाद वेस्ट, बीजापुर, नांदेड़ नॉर्थ, डरनाहोल। ये सब कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है? एनसीपी के खिलाफ की कॉन्स्टिट्यूंसी है और जहां पर शिवसेना जीत कर आए थे। तो ये साथ में कैसे खड़े हो सकते हैं? लेकिन अब इन्हें अपने इलाके में लौटना है। और दूसरी तरफ शिवसेना जो है मौजूदा वक्त में जिसकी सत्ता है उसको गवर्नेंस चलानी है, ये मैसेज उसको देना है। राजनीतिक तौर पर परसेप्शन डेवलप करने के लिए रैलियों का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा, जो आज उद्धव ठाकरे की रैली के बाद से शुरू होगा और जो अलग अलग जगहों पर चलता चला जाएगा। जो रैली मुंबई के गोवंडी के इलाके में उद्धव ठाकरे की रैली है, लेकिन इसके ठीक पैरेलल में एक चीज और समझिए, संजय राउत वह चेहरा है, वह शब्द है जो शिवसेना की बोली को पब्लिक के तौर पर और परसेप्शन बनाने के तौर पर बड़े हावी हो जाते हैं। चाहे 2019 में सरकार बनाने का वक्त हो, उस समय वो जिस ठसक उसके साथ कहते थे सीएम बनेगा तो शिवसेना का बनेगा। अब इस दौर में यह चैलेंज जो है ये शरद पवार तक भी चैलेंज पहुंच गया है। शरद पवार भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म, उनकी सियासत पर भी पूर्ण विराम। और इस सियासत में अगर वह मात देते हैं तो फिर उनकी सियासत को रोक पाना और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को, जिसको वह स्थापित करना चाहते हैं, वह भी स्थापित एक झटके में हो जाएगी। तो एक परसेप्शन बनाने की ताकत में पवार और उद्धव ठाकरे, शिवसेना और एनसीपी दोनों साथ चलते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर सवाल है संजय राउत का, क्योंकि उनकी पेशी कल ईडी के सामने होनी है। पतरा चौल की जो भूमि घोटाला था उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और याद कीजिए तो 5 अप्रैल को राउत की संपत्ति भी अटैच कर ली गई थी और फरवरी में, उससे और पहले चले जाइएगा तो उनके जो करीबी प्रवीण राउत थे और एक बिजनेसमैन थे, उनको ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। और सामना ने इस दौर में जो छापा उसमें कहा कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग भी, लगभग 50-50 करोड़ सबको दिए गए हैं। फडणवीस और शिंदे की मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए कि बीजेपी अपने तौर पर यह एंट्री कर चुकी है या सत्ता बनाने की होड़ में लग चुकी है। सवाल कुल मिला के 4-5 सवाल आखिर में निकल कर आते हैं। शिवसेना और शरद पवार दोनों को महाराष्ट्र की हवा गुवाहाटी के खिलाफ बनानी है, केंद्र की राजनीति के खिलाफ बनानी है, शिवसेना की सत्ता के हक में बनानी है। यह 15 दिनों का काम है। इस दौर में जो बागी विधायक हैं वो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लौटते हैं और मैसेज कन्वे करना शुरू करते हैं तो ये एक नए तरह की शिवसेना के भीतर हिंदुत्व और बाला साहब को लेकर एक वैचारिक लड़ाई नए तरीके से उभर कर आएगी कि वह अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर अब क्या कहते हैं। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, जो नोटिसेस के जवाब हैं, चूंकि उसके सबसे बड़े दायरे में डिप्टी स्पीकर ही आ गए हैं, उस डिप्टी स्पीकर को अदालत ने झाड़ते हुए, कटघरे में खड़ा करते हुए अब उनकी मौजूदगी अदालत में होनी चाहिए नोटिस देने के साथ। तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस के तौर पर विधायकों को लेकर कोई निर्णय अब उद्धव ठाकरे नहीं ले सकते हैं। ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल है, इस दौर में शिवसैनिक क्या करेंगे? क्या वह अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से अपने आप को रखेंगे और बताएंगे हम किसके साथ खड़े हैं, या जो रैलियां होंगी उसमें शिवसैनिकों की भरपूर मौजूदगी होगी और वह एक संदेश होगा कि देखिए असल शिवसेना तो यही है। और पांचवी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी इस दौर में जब एंट्री कर चुकी है शिंदे से फडणवीस की मुलाकात को लेकर, केंद्र की गृह मंत्रालय के तौर पर सुरक्षा देने के मद्देनजर, अदालत में जो वकील साथ खड़े हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी जो एक लिहाज से कांग्रेस के हैं, ये सारे मैसेजेस हैं कि लड़ाई राजनीतिक सत्ता की यह कानूनी तौर पर अगले चुनाव की दिशा में ले जाएगी या सत्ता परिवर्तन की दिशा में ले जाएगी। कानून कहता है सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि 2/3 विधायक निकले हैं। पॉलिटिकल परसेप्शन कहता है जी नहीं, हम राज्य का परसेप्शन ऐसा बना देंगे कि अगर हम हटेंगे तो चुनाव ही होना है। फिर भी वक्त 2 हफ्तों का है, इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति करवट ले रही है और इस देश को एक नया मंत्र दे रही है कि लोकतंत्र जनता के आसरे, सत्ता कानून के आसरे, और सत्ता अगर जनता के आसरे हो जाए तो फिर खेल पलट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।